हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग नियमित रूप से कुछ मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिससे कि आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो आज सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का लगातार कई वीडियो आएगा, उसके बाद ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सब पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स वगैरह में पूछा गया ये सब सवाल है। सारा यूपीएससी का ही सवाल है, इसलिए आश्वस्त रहें कि आपका जो इसका स्तर है, क्वेश्चन का स्तर है, वो अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो है, साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। चार ऑप्शन है, उसमें से एक सही है साइमन कमीशन के विषय में। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारत का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये जान लें कि साइमन कमीशन है क्या। दरअसल 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, और इसका जो संबंध है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में दो काम किया गया था। एक तो केंद्र में जो है वो दो सदन लाया गया, जिस तरह से आज केंद्र में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से दो सदन की व्यवस्था की गई थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। और दूसरा काम ये किया गया था कि प्रांत में माफ कीजिएगा, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। यानी कि प्रांत में जितना भी विषय था उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित विषय जितना भी महत्वपूर्ण विषय था, महत्वपूर्ण विभाग था, वो गवर्नर जनरल खुद अपने पास रखा था और वो अंग्रेज के अधीन था। और जो कम महत्वपूर्ण विषय था उसको हस्तांतरित श्रेणी में डाला गया और भारतीयों को उस पर अधिकार दे दिया गया। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो उसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ये कह दिया गया था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि 10 साल बाद, यानी कि 1929 सब के आसपास, क्या भारतीय इस योग्य हो गया है कि उसको और भी ज़्यादा संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, क्योंकि भारतीय और भी ज़्यादा संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा था। तो 10 साल बाद एक आयोग का गठन करता अंग्रेज, और वो जांच करता इस बात की कि क्या और अधिकार देने योग्य भारतीय हो गया है या नहीं। तो उसी क्रम में जो है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया, और वो भारत यही जांच करने के लिए आता कि क्या भारतीय को और अधिकार दिया जाए या नहीं। लेकिन इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया 1928 में जब वो यहाँ पर आया। और विरोध का कारण पहला तो ये था कि जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारा अंग्रेज था। तो सब अंग्रेज ही जब था तो वो मनमर्जी कर सकता था, वो तो हमेशा यही कहता कि अभी भारतीय ये इस योग्य हुआ ही नहीं है कि उसको और भी ज़्यादा संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। और दूसरी बात ये कि 10 साल बाद इसको इस तरह का आयोग कुछ गठित होता है, इसको 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया। तो इस वजह से भी भारतीय इसका विरोध किए, और इसी क्रम में पूरे भारत में जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जगह जगह आंदोलन चलाया गया। और इसी क्रम में लाला लाजपत राय साहब जो है उनको सर पर लाठी की चोट लग गई और वो शहीद हो गए। तो यहाँ पर जो साइमन कमीशन था वो क्या अपना रिकमेंडेशन दिया फाइनली, उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। तो इसमें जो पहला था ऑप्शन वही सही है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। यानी कि प्रांत में जो द्वैत प्रणाली लागू किया गया था 1919 के एक्ट में, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषय को जो लागू किया गया था, उसको ये बोला कि आप खत्म कर दीजिए और प्रांतीय स्वायत्तता दे दीजिए। यानी प्रांतीय सरकार जो है उसको पूरी स्वतंत्रता दे दीजिए कि वो अपने तरीके से सरकार चलाए, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो यही एकमात्र इसका सही विकल्प है कि साइमन कमीशन प्रांतीय स्वायत्तता दे देने की सिफारिश किया, उसका ये रिकमेंडेशन किया। और अगला जो बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव नहीं दिया था, और न ही इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। केंद्र में 1919 के एक्ट में दो सदन लाया गया था, तो उसको खत्म करने का भी सुझाव नहीं दिया। और न ही इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो ये सब बातें गलत हैं, और साइमन कमीशन के विषय में सिर्फ
ये याद रखें कि ये सिर्फ ये सुझाव दिया था कि प्रांत में जो द्वैध शासन है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, उसको ये पैटर्न ही खत्म कर दीजिए और प्रांतीय स्वायत्ता दे दीजिए, प्रांतीय सरकार को पूरी शक्ति दे दीजिए, अपने मन मर्जी से उसको सरकार चलाने दीजिए। तो ऐसा हुआ भी 1935 ईस्वी के एक्ट में यही किया गया था। चलिए अगला है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो यानी कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उसमें 4 संकल्प पारित किया गया था, यानी कि 4 तरह का संकल्प लाया गया था। और 1907 ईस्वी में इन्हीं चारों संकल्पों को स्वीकृत करने का प्रश्न था, जिसको जो है कांग्रेस 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें इसको स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, इसी पर जो है कांग्रेस में मतभेद हो गया, नरम दल और गरम दल में, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से वो 4 प्रस्ताव जो था वो क्या था? तो ऑप्शन है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। यानी कि इसमें से 3 जो है उस संकल्प में शामिल था 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और एक शामिल नहीं था। तो हाँ, ये बंगाल की जो विभाजन को रद्द करने वाला जो मामला है, इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। यानी कि आप ये जान लें कुल मिला के कि 1906 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे 4 संकल्प पारित किया गया था। स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। स्वदेशी यानी कि अपने देश का सामान हो, स्वशासन यानी कि अपना शासन हो, राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि शिक्षा जो है वो हमारी ही हो, शिक्षा भारतीय शिक्षा हो, और बहिष्कार यानी कि हम विदेशी सामान को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, यही 4 संकल्प उस समय पारित किया गया था। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ, तो उसको फिर से स्वीकार करने का जब प्रश्न आया, तो उसी में 2 ग्रुप बन गया, और एक उसको स्वीकार करना चाहता था इन चारों संकल्प को, और दूसरा पक्ष इसको स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो इसी बात पे 1907 में सूरत में जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया, यानी कि उसका विभाजन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया, यानी कि द वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किए सी राजगोपालाचारी साहब। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? यानी कि 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, उसमें से एक कोई ऐसा है जो कि उस पैम्पलेट में था। तो ऑप्शन है कि ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, और चौथा संवैधानिक गतिरोध का हल। तो जो 3 ऊपर का ऑप्शन है वो गलत है, और चौथा जो ऑप्शन है वही सही है, यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हल यही इस पैम्पलेट में था। तो अब ये जान लें कि ये था क्या। दरअसल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ और बाद में जब ये खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद ही मुस्लिम लीग जो है अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग को बहुत तेज कर दिया, यानी कि पाकिस्तान का डिमांड बहुत तेजी से आगे बढ़ाया वो। तो वो जो बाद में संविधान सभा का गठन हुआ, फिर अंतरिम सरकार वगैरह का गठन हुआ, तो अंतरिम सरकार वगैरह में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होना चाह रहा था, और शामिल शुरू में नहीं हुआ। तो उसी समय के आसपास किस तरह से इस तरह के गतिरोध को दूर किया जाए, इससे संबंधित सी राजगोपालाचारी साहब को गांधी जी के सहयोग से एक उनको बोला गया कि आप कोई सॉल्यूशन इसका दीजिए, ताकि मुस्लिम लीग जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हो, और कांग्रेस का जो डिमांड है, अब भारत की जो आज़ादी का जो डिमांड है, उसमें भारत की स्वतंत्रता की मांग जो है, उन सबको वो सपोर्ट करे। तो उसका तो डिमांड एक ही था कि हमको अलग मुल्क पाकिस्तान चाहिए। तो इसी गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी साहब जो है द वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किए, और उस पैम्पलेट में इस तरह का जो संवैधानिक गतिरोध था उसको दूर करने का कुछ सॉल्यूशन वो दिए। तो वो ये बताए थे उस पैम्पलेट के माध्यम से कि जब द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम जो चल रहा था वो जब समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम भारत का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे मतदान कराया जाएगा, और उस मतदान के बाद
अगर वो लोग चाहेंगे, उस क्षेत्र के लोग यदि ये चाहे कि हमको अलग राज्य बनाना है तो अलग राज्य उसको बनाने दिया जाएगा। तो लेकिन फिलहाल मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का हर मुद्दे पे समर्थन करे और जो स्वतंत्रता की मांग है उसको सपोर्ट करे। तो ये द वे आउट नाम का जो ये पैम्पलेट है इसी से संबंधित है और ये सी राजगोपालाचारी से संबंधित है। तो ये संवैधानिक गतिरोध को हल करने से संबंधित ये पैम्पलेट था। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये होगा। दरअसल 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में जो है कराची में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1931 का सम्मेलन। तो इसमें नेहरू जी जो है वो दो तरह का संकल्प यानी कि दो तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एक तो था मूल अधिकार से जुड़ा हुआ और एक आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित था। तो जो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव और आर्थिक कार्यक्रम का जो ये दोनों प्रस्ताव था, इस दोनों को स्वीकार कर लिया गया था इस 1931 के कराची अधिवेशन में। और इससे ठीक पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन में एक समझौता हुआ था। तो वो समझौता इस मुद्दे पर था। दरअसल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। तो इरविन को ये वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो ये दबाव दिया था कि गांधी जी उस टाइम जेल में थे, तो उनको बोला गया था कि जेल से रिहा कर दो और कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो इसकी व्यवस्था करो। तो वही लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी को जेल से रिहा किया और उससे एक समझौता किया और समझौता के तहत जो है जो भी गांधी जी का कुछ डिमांड था उनको स्वीकार किया गया और बदले में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंचे। तो यही था कि 1931 ईस्वी में जो कराची में अधिवेशन हुआ था। तो क्वेश्चन अब सुनिए, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये आर्थिक कार्यक्रम पर भी और मूल अधिकार पर भी संकल्प को प्रस्तुत किए। बाद में ये पारित भी हो गया, यानी कि इसको स्वीकार कर लिया गया। और जो बाकी चीज़ मैंने आपको बताया इससे संबंधित वो तो है ही, गांधी इरविन पैक्ट इससे ठीक पहले हुआ था, उसको इस सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट को भी 1931 ईस्वी के इस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, जिसके तहत गांधी जी को ये अनुमति दिया गया कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले लें। चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यानी कि क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में भारत आया था, तो कांग्रेस की तरफ से कौन आधिकारिक रूप से किसको ये माना गया था कि आप क्रिप्स मिशन से बातचीत करें? तो यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। दरअसल मामला ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो भारत को या भारतीय नेताओं से, भारतीय प्रतिनिधिमंडल से या भारत का जो कांग्रेस है, जो अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, उसको बिना कुछ बताए वो जो इंग्लैंड है वो ये घोषित कर दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है और वो भी उसकी तरफ से, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया क्योंकि जापान भारत पर बम बरसा कर सकता था या भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन था उस पर गोला बारूद गिरा सकता था क्योंकि वो अंग्रेज के विरोध में था। और ये हुआ भी, आगे चलकर जो है भारत पर तो उसका बम नहीं गिरा, लेकिन भारत के ठीक राइट साइड यानी कि जो म्यांमार वगैरह है, अंडमान वगैरह है, वो सब उसके कब्जे में बहुत हद तक आ गया था उस टाइम तक। तो कुल मिला के भारत के जितने भी नेता थे, जो भी कांग्रेस वगैरह था, जो भी अन्य संगठन था, वो ये दुनिया को बताना चाहता था कि भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया गया है, जबकि भारत नहीं
नहीं चाह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो। तो इसी चीज़ को दुनिया को बताने के लिए गांधी जी जो है 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे। लेकिन वो आंदोलन स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम और हुआ था, जैसे कि जो उस टाइम लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ का वायसराय था, तो वो भारत को मनाने के लिए जो 1940 ईस्वी में बहुत प्रयास किया, वो भी एक प्रस्ताव दिया। उसकी बात जब नहीं रखी गई तो 1942 ईस्वी में भारत को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में जब भारत आया तो उसका पर्पस ही यही था कि भारतीय नेताओं को, भारतीय संगठन को राजी किया जाए कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो। और शामिल हो इसका मतलब है कि भारतीय सैनिक जो हैं इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए जाए दूसरे देश। तो इन्हीं कारण से जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। तो वो क्रिप्स मिशन यहाँ पर जब आया तो वो कई घोषणा किया, जैसे कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, आज़ादी नहीं, बल्कि उसके अधीन रहते हुए, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए भारतीय लोगों को शासन करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि भारत पर जो शासन होगा वो भारतीय ही करेगा, लेकिन अंतिम रूप से सुप्रीम लीडर जो है या सुप्रीम जो है वो इंग्लैंड ही रहेगा। यानी कि भारत को मुक्त नहीं करने दे रहा है, बल्कि उसको बस शासन करने का मौका दिया जाएगा। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा वो घोषणा किया। लेकिन ध्यान रखें कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसके पहले तक भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाह रहा था। लेकिन अब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये घोषित कर दिया गया कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। अब अंग्रेज के अधीन हमको शासन नहीं करना है, बल्कि अंग्रेजों से पूर्णतः मुक्त होकर शासन करना है, अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ेगा। तो अब जाके ये डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा है कि हम दे देंगे, और वो भी किस डर से कि वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी स्थिति खराब हो रही थी, इस वजह से भारतीयों को मनाने के लिए। तो एक तो वो ये कहा कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा हम दे देंगे। दूसरी बात ये कहा कि एक संविधान सभा का भी हम गठन करवा देंगे और वो भारत के हित में होगा। और पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम लीग भी क्रिप्स मिशन को सपोर्ट करे या द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए राजी हो जाए, इसके लिए उसके लिए भी एक गुंजाइश छोड़ दिया। यानी कि पाकिस्तान की मांग को ये खारिज नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग को मनाने के लिए पाकिस्तान की मांग को वो खारिज नहीं किया, और ये बोला कि अगर किसी प्रांत को जो नया संविधान स्वीकार नहीं होगा, यानी कि जो संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगा, अगर वो संविधान किसी प्रांत को स्वीकार नहीं है तो वो ब्रिटेन से अलग से समझौता कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई क्षेत्र अलग राष्ट्र बनना चाहता है तो वो अलग से समझौता करके एक अलग देश बन सकता है। एक तरह का गुंजाइश वहाँ पे छोड़ दिया ताकि कांग्रेस भी इसका सपोर्ट कर दे और मुस्लिम लीग भी इसका सपोर्ट कर दे और बाकी पार्टी भी सपोर्ट कर दे। जबकि हुआ इसका उलट, क्योंकि जो भी घोषणा वो किया वो सब इम्प्लीमेंट करता वो युद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता उसके बाद। तो अब तो अंग्रेजों पर किसी का भरोसा रहा नहीं था इस समय तक, इसी वजह से कोई भी इसका सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस भी इसका विरोध किया क्रिप्स मिशन का, मुस्लिम लीग भी इसका विरोध किया, हिंदू सभा जो उस टाइम एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी वो भी इसका विरोध किया, और जो बाकी और छोटी छोटी पार्टियां थी वो सब भी इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो भी वो घोषणा किया वो सब युद्ध के बाद करना था, और युद्ध के बाद वो करता या नहीं करता इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी जो है इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोले, यानी कि एक ऐसा चेक जिसका जो डेट है वो एकदम बहुत बाद में घोषित किया गया, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है। तो यही मसला था। तो क्रिप्स मिशन से बातचीत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दो व्यक्ति को नामित किया गया था जो कि इनसे बातचीत किए थे। तो यही क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है कि पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है पौंडीचेरी, जो अभी वर्तमान में इसका नाम पुदुचेरी है, तो इसमें यहाँ पर कह रहा है कि पुदुचेरी पर कब्जा करने वाला पहला जो यूरोपीय शक्ति है वो पुर्तगाली था। दूसरा, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया।
तो इसमें से जो बाद का दो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो गलत है। पहला ऑप्शन सही है। पांडिचेरी पर जो है वो कब्जा करने वाला सबसे पहली पुर्तगाली शक्ति, माफ कीजिएगा, पहली जो यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगाली ही थी। और ये दोनों कथन गलत है, यानी कि पांडिचेरी पर जो दूसरा शासक कोई भी जो शासन किया था वो फ्रांसीसी था, ये बात गलत है। और अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी बात गलत है। अंग्रेज भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था। तो ये बात ये हो गई। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। यानी कि भारत में जो सिविल सेवा है उसको स्थापित कौन किया, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। आप जान लीजिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जो है सिविल सेवा का जन्मदाता यानी कि जनक माना जाता है, और यही सिविल सेवा का सृजन किए थे पहली बार। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1786 से 1793 है, 19 माफ कीजिएगा 1786 से 1793। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो ये था कि ये कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग कर दिए। यानी कि अभी तक जो जिला में कलेक्टर होता था वो जो रेवेन्यू है वो भी इकट्ठा करता था, यानी कि कर भी इकट्ठा करता था, और न्यायिक कार्य भी उसी के हिस्से था, उसी के हाथ में था, न्यायिक शक्ति भी उसी के पास थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वही सबसे महत्वपूर्ण काम यही किया कि जो कलेक्टर है, यानी कि कलेक्टर से सारे अधिकार को छीन लिया गया, न्यायिक अधिकार को, और उसको सिर्फ और सिर्फ अब कर संग्रहकर्ता के रूप में छोड़ दिया गया। यानी कि अब उसको उतनी ही शक्ति है जितना कि कर संग्रह करने के लिए जरूरी है, न्यायिक शक्तियों को उससे ले लिया गया। तो यही सिविल सेवा का जन्मदाता था, यही इसमें है। और इससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप जानना चाहें तो ये जान लें कि 1793 ईस्वी में ही संभवतः, ईस्वी तो शायद यही होना चाहिए, ये जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, यानी कि स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया। इसके तहत जो है जो किसान है या जो जमीन पर काम करता था उसका मालिकाना हक छीन लिया गया, और जो जमींदार है उसको जमीन का मालिक बना दिया गया। और इसी के तहत वो जितना भी अब तो जमींदार मालिक हो गया, तो अंग्रेजों को यानी कि कॉर्नवालिस को ये स्वार्थ था कि अब जमींदार को चूंकि मालिक बना दिया तो अब उसका वो एक सपोर्टर हो गया, क्योंकि किसान जो था अब उस वो मालिक रहा नहीं, अब जमींदार मालिक हो गया। तो जमींदार हमेशा अब किसान अंग्रेजों का सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो मालिक ही बना है अंग्रेजों की वजह से, एक उसका उद्देश्य था। और दूसरा कि जो भी टैक्स है वो नियमित रूप से उसको मिलता रहेगा, यानी कि जो राजस्व है, जो कर है, वो अंग्रेजों को नियमित रूप से मिलता रहेगा। क्योंकि जो जमींदार यहाँ पर जिसको मालिकाना हक मिला था वो अब उसकी जिम्मेदारी हो गई थी कि वो सारे टैक्स को कलेक्ट करता, रेवेन्यू को, और अंग्रेजों को देता। और इस स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है जितना भी राजस्व इकट्ठा होता उसका 10/11 भाग जो है वो अंग्रेजों को दे देता जो जमींदार था, और 1/11 भाग खुद अपने पास रख लेता। तो इससे अंग्रेजों को एक फिक्स सोर्स मिल गया इनकम का, और उसको टेंशन अब खत्म हो गया कि कैसे कलेक्ट किया जाए। और दूसरी बात है कि अंग्रेज यदि खुद जाके टैक्स को कलेक्ट करता गांव-गांव, तो हो सकता था उसके विरुद्ध जो है किसान या फिर और जो भारतीय थे वो विद्रोह कर सकते थे। लेकिन चूंकि अब उत्पीड़न करने वाला एक भारतीय ही है, और वो भारतीय भी दबंग किस्म का है, तो अब विद्रोह का भी जो की संभावना थी वो बहुत हद तक कम हो गई। तो अंग्रेजों को इससे काफ़ी फायदा उस टाइम दिखा था, जो बाद में कुछ नुकसान भी हुआ, तो जो भी है वो बात की बात है। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त लागू यही लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, और इसके तहत एक सूर्यास्त कानून भी ये लाया था, जिसके तहत एक निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक यदि जमींदार उस जमीन का जितना भी राजस्व है वो अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाता तो उसकी जमींदारी को छीन ली जाती, उसके जमीन को छीन लिया जाता। तो इससे किसानों में एक, माफ कीजिएगा, उससे एक जमींदारों में एक डर भी था कि वो नियमित रूप से समय से पहले ही राजस्व को कलेक्ट करके अंग्रेजों को दे दे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये सिविल सेवा का जनक था, और यही स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया, और यही पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। तो यही ये सवाल था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक क्या कारण था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, उसका तात्कालिक कारण क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक द्वारा माफ कीजिएगा लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित
18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजित सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल का पारित किया जाना। और चौथा ऑप्शन, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही सही है, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 ईस्वी में किया गया था वही तात्कालिक कारण था स्वदेशी आंदोलन का। आप ये जान लें कि लॉर्ड कर्जन जो है वो बहुत ही कई सारा ऐसा काम किया जिसकी वजह से काफ़ी कुख्यात हो गया वो, जिसमें विश्वविद्यालय अधिनियम एक लागू किया था और विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को वो छीन लिया। इसी तरह से बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश किया और 1902 ईस्वी में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। एक तरफ बंगाल और अन्य प्रांत जो है अकाल से जूझ रहा था और यहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपए की राशि को दिल्ली दरबार का आयोजन करके बहा दिया गया। तो ये सारा काम जो है इसके समय किया गया था। तो यहाँ पर बंगाल विभाजन जब वो घोषित किया था तो इसी की वजह से जो है स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर बंगाल में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन का वो दिन घोषित किया गया था जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया। तो इस दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया, यानी कि जितना भी बंगाल में विदेशी वस्तु है उसके बहिष्कार का भी निर्णय किया गया और हम आत्मनिर्भर बने इसकी कोशिश की गई। और इसी के तहत जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, ये पीसीएस वगैरह में कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको याद रख लें कि स्वदेशी आंदोलन जब 1905 ईस्वी में हुआ था उसी के बाद बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका प्रथम प्राचार्य कौन था। तो अरविंद घोष इसके प्रथम प्राचार्य थे और बंगाल नेशनल कॉलेज के वो प्रथम प्राचार्य थे। तो ये इसका इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 1906 ईस्वी में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया क्योंकि आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया और इसके तहत जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया या फिर जो उपाधियां हैं उसको लौटाने की बात की गई और हुआ भी ऐसा। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेज अदालत इन सब का जो है बहिष्कार किया गया। तो कुल मिला के यही था कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। और अगला सवाल यहाँ पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। यहाँ पर दो ऑप्शन सवाल है और जांच करना है कि कौन सही है कौन गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। तो यहाँ पर पहला सवाल वो गलत है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी किए थे तो चंपारण आने का निमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने दिया था उन्हें और 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के ही निमंत्रण पर आमंत्रण पर गांधी जी वहाँ पर गए थे चंपारण बिहार। तो यहाँ पर उनके साथ जो जाने वाले अन्य सहयोगी थे उसमें महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था और जेबी कृपलानी। इसके अलावा महादेव देसाई भी, नरहरि पारेख और ब्रज किशोर, यानी कि महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी ये सब भी महात्मा गांधी के साथ सहयोगी के रूप में वहां पर गए थे। लेकिन 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वहां पर गए थे, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निमंत्रण पर। हालांकि इसलिए राजेंद्र प्रसाद दिया गया हुआ है क्योंकि वो भी बिहार से ही थे, तो वो नहीं होंगे। जेबी माफ कीजिएगा, राजकुमार शुक्ल थे वो शख्स जिनके निमंत्रण पर ये गए थे। और इसके तहत जो है तिनकठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। दरअसल बिहार के चंपारण जिले में जो है और आसपास और भी जो भी रीजन था वहाँ पर जो बागान मालिक था वो अधिकांश या मैक्सिमम या लगभग सभी अंग्रेज ही था, यानी कि अंग्रेज बागान मालिक था। और जो भी वहाँ का किसान था उससे एक बहुत पहले ही एक एग्रीमेंट करवा लिया था कि आप अपने ज़मीन पे जितना ही आपको खेत है उसका जो 3/20वां हिस्सा है उस पर नील की खेती आपको करनी होगी, यानी कि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होगी। ये 20 हिस्से में से 3 हिस्से में ये वो घोषित करवा दिया था। इसी प्रणाली को तिनकठिया प्रणाली बोला गया। तो गांधी जी जब वहाँ पर विरोध किए, अपना सत्याग्रह किए, तो इसके बाद इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया और जो भी सुविधाएं थी वो दी गई। तो ये गांधी जी का एक सफल प्रयोग रहा भारत में
भारत में सबसे पहला सत्याग्रह उनका था। दक्षिण अफ्रीका से जब वो आए थे भारत, तो भारत का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि बिल्कुल सफल रहा था। चलिए यहाँ पर अगला सवाल है। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का क्या कारण था? अभी जस्ट मैं इसको डिस्कस किया हूँ कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो उस समय वो जो एक नियम लाए थे जिसके तहत जो है जो जिला कलेक्टर था, यानी कि जो जिला कलेक्टर था उसका मूल काम था कि वो राजस्व को इकट्ठा करता था, लेकिन साथ साथ उसको एक और काम मिला हुआ था पहले से ही कि वो न्यायिक कार्य भी किया करता था, यानी कि उसको न्यायिक शक्ति भी मिली हुई थी। तो ये सवाल वही कर रहा है कि न्यायिक शक्तियों को छीन लिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और ऐसा क्यों किया गया? यानी कि न्यायिक शक्तियों को लॉर्ड कॉर्नवालिस छीन लिया जिला कलेक्टर से, तो उसका क्या कारण था? तो ऑप्शन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये गलत है, क्योंकि उसकी दक्षता जो है बढ़ने से जुड़ा हुआ कोई भी उसके दिमाग में इस तरह की कोई बातें नहीं थी। दूसरा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथों में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। ये भी गलत है। न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। ये भी गलत है। ये जो अब मैं ऑप्शन बोलूंगा वो बिल्कुल सही है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। यानी कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो जिला कलेक्टर से उसकी न्यायिक शक्तियों को छीन लिया और केवल उसको कर को इकट्ठा करने वाला बना दिया। तो इसके पीछे सिर्फ ये कारण था कि वो नहीं चाहता था लॉर्ड कॉर्नवालिस कि एक व्यक्ति में इतना विशाल पावर हो, यानी कि इतनी ज़्यादा शक्ति एक ही पदाधिकारी में हो, ऐसा वो नहीं चाहता था। जिसके पास राजस्व इकट्ठा करने से भी संबंधित सारी शक्ति हो, यानी कि एक तरह से पुलिस से संबंधित सारी शक्ति उसके पास थी, फौजदारी मामलों से जुड़ा हुआ और न्यायिक मामलों से भी जुड़ा हुआ जो न्यायिक कोई कार्य था। तो ये सारा चीज वो नहीं चाहता था कि एक ही व्यक्ति में इतनी सारी शक्तियां हो, तो इस वजह से उसका न्यायिक शक्ति को छीन लिया गया और सिर्फ कर संग्रहकर्ता के रूप में जितनी शक्ति जरूरी थी उसको उतनी शक्ति रहने दी गई। तो चलिए, ये सारा जो भी आज का सेशन था, आज का सेशन कुछ छोटा हो सकता है, अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो भी और ना पसंद करते हैं तो भी आप लाइक या डिसलाइक अवश्य करें, क्योंकि आप ये बात जान लें कि कोई भी काम अगर कोई करता है वो भी निस्वार्थ भाव से, तो निश्चित रूप से उसको इनकरेज करने की आवश्यकता होती है। जब आप लाइक्स करेंगे तभी मैं इनकरेज होता हूँ। बेशक लाइक करें या डिसलाइक करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ, मैं आपको एक टारगेट सेट करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि लाइक और डिसलाइक मिला के कम से कम 100 लाइक या डिसलाइक होना चाहिए। ये मैं एक टारगेट सेट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं इनकरेज होऊंगा, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो खुद को इम्प्रूव करूँगा। दोनों ही यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मेरा इंकरेजमेंट हो सके, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।